नमस्कार साथियों, आज हम स्वरोजगार पर चर्चा करेंगे और कोरोना के परिप्रेक्ष्य में स्वरोजगार पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि लोग नौकरी के प्रति आकर्षित ज़्यादा क्यों होते हैं और स्वरोजगार के प्रति आकर्षित कम क्यों होते हैं। स्वरोजगार के प्रति जो सरकार की इतनी योजनाएं हैं उसके सफल और असफल होने के क्या कारण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो पलायन यानी रोजगार न मिलने की वजह से पलायन होता है, उसके ऊपर ही दृष्टि डालते हैं। भारत के अंदर 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो अपने जन्म स्थान पर आय के स्रोत के अभाव में दूसरी जगहों पे चले जाते हैं और वहां पर अपने जीवनोपार्जन करते हैं। एक कारण यह हो गया है। दूसरा कारण यह है कुछ कार्यों के प्रति समाज के अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण है। समाज जो है कुछ कार्यों को हीन दृष्टि से देखता है, जैसे प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, बार्बर। इन कार्यों को समाज जो है हीन दृष्टिकोण से देखता है, जबकि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसी बातें तो बहुत करते लोग, परंतु फिर भी दृष्टिकोण को शिक्षा के माध्यम से दूर करने की जरूरत है। इस हीन दृष्टि की वजह से जो नवयुवक स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा का अभाव है। लोकतंत्र किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में भी समाज के अंदर अशिक्षा है, और इसमें भी लोकतंत्र किस प्रकार से स्वरोजगार के अंदर लोगों की सहायता कर सकता है, यह भी बहुत जरूरी है समझने के लिए। हम चूंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पलायन किस किस कारणों से होता है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बेहतर जीवन और ज़्यादा आय की इच्छा को लेकर लगभग 50% लोग पलायन करते हैं। शिक्षा की वजह से 35% लगभग, चिकित्सा की सुविधा की वजह से 15%, अन्य भी कोई छोटे मोटे कारण होंगे, बट मुख्यतः कारण यही गिनाए जाते हैं। परंतु पलायन के जो अप्रत्यक्ष कारण हैं उनके ऊपर कोई वार्तालाप नहीं करता। अप्रत्यक्ष कारण ये है कि समाज के अंदर जो असमानता है उसकी वजह से भी पलायन होता है। कुछ कार्यों की वजह से, कुछ कार्य जिनको हम हे दृष्टि से देखते हैं उनकी वजह से पलायन होता है। अन्यथा बहुत सारे कार्य गांव में रह के अपने जन्म स्थान पे रह के भी किए जा सकते हैं, परंतु समाज जो है उनको हे दृष्टि से देखता है। इस वजह से नवयुवक क्या करते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर शहरों में जाके भले ही कितना छोटा काम कर ले, परंतु वो कार्य अपने जन्म स्थल पे नहीं करना चाहते। जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वहाँ पे इस बात को करने में उन्हें शर्म आती है कि वो अपने जन्म स्थल पे ये छोटा कार्य कर रहे हैं। वहीं पे वो दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या फॉरेन कंट्री में भी जाके होटलों के अंदर बर्तन धोने में भी शर्म महसूस नहीं करते, परंतु अपने जन्म स्थल पे इसे हे दृष्टि से देखते हैं। और ये निश्चित रूप से शिक्षा का अभाव है। शिक्षा बहुत बहुआयामी है और शिक्षा को इसके साथ निश्चित रूप से जोड़ना जरूरी है। समस्या हमें पता है, निदान क्या है? निदान शिक्षा ही है। शिक्षा के न होने का निदान शिक्षा ही है। तो रोजगार परक शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। हमें ये भी शिक्षा देनी पड़ेगी जनता को कि जो ये सामाजिक असमानता है क्यों पैदा हुई और इसके निवारण कैसे किया जाता है। और तीसरा जो है भौगोलिक जानकारी, हम इसके बारे में आगे और देखेंगे। भौगोलिक जानकारी नहीं है नवयुवकों को और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका भी अभाव है। स्वरोजगार के न होने के कारण ये हैं कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपारदर्शिता बरती जाती है। सरकार योजनाएं बहुत बनाती है बट उसके बारे में अपारदर्शी रहती है। सामाजिक भेदभाव की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए भी लोग स्वरोजगार नहीं करते हैं। शिक्षा के अभाव में नए काम करने में डर लगता है, लोग इसलिए भी स्वरोजगार नहीं करते हैं। निवेश की पूंजी का अभाव है, इस वजह से भी स्वरोजगार नहीं करते हैं। मित्रों और समाज का असहयोग होता है, इस वजह से भी लोग स्वरोजगार की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं। तो हमें इनसे बाहर निकलना है। जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक उसका इलाज नहीं करेंगे। अगर हम स्वयं को स्वस्थ बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं हमारा समाज ठीक है, हम कहेंगे कि नहीं सरकारी योजनाएं सब ठीक है। अगर ये सब ठीक है तो स्वरोजगार को बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है? हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी है, कुछ ना कुछ समस्या है। जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब हम इनको पहचान लेंगे, तभी हम इनको दूर कर पाएंगे। तो हम दो चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस वजह से स्वरोजगार के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उसको दूर किया जा सके। तो सबसे पहली
हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि शिक्षा है क्या और रोजगार परक शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर लोग रोजगार स्वरोजगार कर सकें। शिक्षा क्या है, हम जीते रहते जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखते हैं वो हमारी शिक्षा का एक हिस्सा है। हमें समझना पड़ेगा कि 5 वर्ष की उम्र तक लगभग लगभग हमारी 50% शिक्षा हो जाती है, जो कि हमारे सामाजिक व्यवहार के अंदर परिलक्षित होती है। जो हमारी 5 वर्ष तक की जो शिक्षा हो जाती है वो हमारे सामाजिक व्यवहार में परिलक्षित होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ साथ जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी शिक्षा जरूरी है। रोजगार परक शिक्षा क्या होती है? वो ज्ञान जिसके माध्यम से हम सुखमय तरीके से जीवन यापन कर सकें। इसलिए ये आपका जीवन है, कोई भी कार्य जो सुखमय जीवन चलाने में आपकी मदद करे उस कार्य को सम्मान दें और दूसरे के भी कार्य को सम्मान दें। कोई कार्य छोटा नहीं, कोई कार्य बड़ा नहीं। आपके किसी कार्य न करने की वजह से समाज के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर हर कार्य को करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत है और हर कार्य सम्मान योग्य है। शिक्षा के अंदर हम सामाजिक असमानता के कारण और इसका निवारण करना भी बहुत जरूरी है। ये भी शिक्षा का एक पहलू होना बहुत जरूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में साथ साथ रहने की वजह से उसके अंदर मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा हीन है, दूसरा हीन है, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार की भावनाएं जन्म लेती हैं। और ये श्रेष्ठता और हीनता की भावना आमतौर पे लोग ज्ञान, कर्म, धन और जन्म के आधार पे करते हैं। ये समझने की जरूरत है। इसमें से कुछ प्रत्यक्ष कारण हैं, कुछ अप्रत्यक्ष कारण हैं। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा फिर कभी कर लेंगे। लेकिन कर्म और जन्म तात्कालिक कारण दिखाई देते हैं कि कर्म वर्तमान में हो रहा होता है और जन्म जो है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन हम जन्म की वजह से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं या हीन समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक नितांत ही मूर्खतापूर्वक विचार है। इसलिए शिक्षा में ये डालना बहुत जरूरी है कि कोई भी जन्म, कर्म, धन, ज्ञान आधार पर श्रेष्ठ और हीन नहीं होता है। समाज के अंदर ये शिक्षा बहुत बुरी तरह व्याप्त है कि कोई जन्म के आधार पे आप अपनी मर्जी से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं बन सकते। आपको आपका धर्म जो है आपके जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है। आपकी जाति भी समाज के अंदर धर्म के हिसाब से निर्धारित कर जाती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर समाज के अंदर ये गलत शिक्षा आ गई है, जिस भी वजह से आई है। इस्लाम के अंदर जैसे कि सैयद, सिख, पश्तून, मुगल अपने आप को छोटा बड़ा समझते हैं। ईसाई के अंदर रोमन कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स, ये भी अपने आप को छोटा बड़ा समझते हैं। बौद्ध के अंदर महायान, हीनयान, जैन के अंदर दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदुज्म के अंदर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इस प्रकार की जो सामाजिक असमानताएं आ गई हैं, इसको दूर करना बहुत ही जरूरी है और शिक्षा के अंदर इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो स्वरोजगार नहीं करने देता है लोगों को। हमें शिक्षा से जब तक कोई भी कार्य बड़ा या छोटा या जन्म के आधार पर बड़ा या छोटा वाली भावना नहीं निकाली जाएगी, तब तक स्वरोजगार की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। शिक्षा के अंदर एक भौगोलिक जानकारी और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए यह भी डालना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अंदर हमें राष्ट्रीय और वैश्विक के बारे में तो बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन जिस जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है वहाँ पे भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की क्षेत्रीय संपदा क्या है, इसका किस प्रकार से उपयोग करना है, इसके बारे में कोई शिक्षित नहीं करता है। ये शिक्षा जो है वो मनुष्य को स्वयं लेनी पड़ेगी या सरकारों को देनी पड़ेगी, क्योंकि जो शिक्षा का करिकुलम है लगभग पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व भर में एक ही जैसा है, परंतु भौगोलिक परिस्थिति एक जैसी नहीं है। इसलिए भौगोलिक परिस्थितियों को किस प्रकार से स्वरोजगार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, इसकी शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और भौगोलिक शिक्षा के अभाव में उत्तराखंड एक बहुत ही विषम भौगोलिक क्षेत्र वाला प्रदेश है, तो भौगोलिक शिक्षा के अभाव में किस प्रकार से विज्ञान और तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि उत्तराखंड के अंदर जल बहुतायत में है, परंतु यहाँ की जो आम समाज है वो ये कहता है पानी के अभाव में भी पलायन हो रहा है। इतना पानी लगभग भारतवर्ष का पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र उत्तराखंड के पानी से सिंचित होता है, परंतु उत्तराखंड के अंदर ही अगर इस जल का उपयोग नहीं हो पा रहा है तो ये निश्चित रूप से भौगोलिक शिक्षा और उसमें विज्ञान और तकनीक के उपयोग न कर पाने के कारण हो रहा है।
एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके प्रति ध्यान नहीं जाता है लोगों का, विषम भौगोलिक स्थिति और जो 70% वन क्षेत्र हैं इनका उपयोग नहीं हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। ये धरती, ये मिट्टी जो सदियों से युद्ध होते आए हैं, वो जमीन पे कब्जा करने के लिए ही युद्ध होते रहे हैं। तो हमारी जो 70% भूभाग जो उपयोग में लाया जा सकता था, उस पे वन बने हुए हैं। अब इन वनों का किस प्रकार से आर्थिक दोहन किया जा सके, इन वनों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सके कि वहाँ से धन उत्पन्न करके समाज में लाया जा सके, इसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार को बहुत ही बड़े स्तर पे सोचने की आवश्यकता है। अगर हम अपने वन क्षेत्रों का सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और बैलेंस तरीके से अगर उपयोग नहीं करते हैं, तो ये निश्चित जाने कि उत्तराखंड के अंदर मात्र 30% ही भूभाग इस्तेमाल में आता है, जिसको कि हम आर्थिकी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें निश्चित रूप से रास्ते निकालने पड़ेंगे कि किस प्रकार से ये 70% वन क्षेत्रों का आर्थिकी में उपयोग किया जा सके। जो वन पंचायतें हैं उन पे पूरा अधिकार होना चाहिए कि वनों में किस प्रकार से पेड़ लगाएं, वनों में फलदार वृक्ष लगाएं, और उन फलदार वृक्षों की जो आय होती है वो पंचायतों के काम आ सके। दूसरा स्वरोजगार में बाधक है वो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपारदर्शिता, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि सरकारी जितनी भी योजनाएं होती हैं, सरकार के पास समाज का सारा धन है जो टैक्सों के माध्यम से लिया जाता है, सेल्स टैक्स, जीएसटी, ISGST, पेट्रोल बेचने से और दुनिया भर के माध्यम से जो सरकार की आय होती है, उस सारे धन पे अधिकार किसका है? सरकार का है। जो यहाँ की संपत्ति है, नदी, वन, रेत, ये सब के ऊपर अधिकार किसका दिखाया जाता है? सरकार का दिखाया जाता है। तो सरकार में जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं वो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग और सरकारी योजनाओं का दोहन बहुत गलत तरीके से करते हैं। इसको शिक्षा के माध्यम से रोका जाना जरूरी है। सरकारी योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। जहाँ पे सरकारी योजनाएं बनती हैं, यानी सरकारी दफ्तरों में जो लोग बैठे रहते हैं वही सरकारी योजनाओं का सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, या उनके रिश्तेदार, भाई बंधु और मित्र साथ सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो धरातल पे सबसे गरीब व्यक्ति है उसको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर उसे जानकारी होती भी है और वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के इतना थक जाता है कि स्वरोजगार के लिए उसके पास जो निवेश के लिए धन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सरकार सरकारी योजनाओं में धन खर्च करती है उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं बनती कि पिछले 5 सालों में हमने सामाजिक योजनाओं पे इतना धन खर्च किया और उसका परिणाम क्या आया है, उससे समाज के अंदर उन्नति क्या हुई है, उससे समाज का उत्थान किस प्रकार से हुआ है, इसकी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है। साल में एक बार बजट बनाया जाता है और जितना धन इकट्ठा किया गया है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं और वो इस्तेमाल किस प्रकार से होता है उसके ऊपर बात होती है। परंतु जो धन इस्तेमाल किया जा चुका है, जो धन खर्च हो चुका है, उससे समाज में क्या फ़ायदा पहुंचा है, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट सरकार जनता के सामने, जिस जनता के धन का उपयोग करके उसने ये बनाया है, वो रिपोर्ट जनता के सामने नहीं रखती है। सरकार का ज़्यादा ध्यान इस बात पे रहता है क्योंकि सरकारें 5 साल के लिए आती हैं। लघु अवधीय योजनाओं के ऊपर सरकार का ज़्यादा जोर रहता है। लोक लुभावन घोषणाओं के ऊपर सरकार का ज़्यादा जोर रहता है। सरकारी संपत्ति, मैं इसे सरकारी के बजाय ये कहना चाहूँगा, ये सरकारी नहीं है अपितु सार्वजनिक संपत्ति को मुफ्त में बांट लेने की जो सरकारों की प्रवृत्ति रहती है, वह एक गलत कारण है जिसकी वजह से भी स्वरोजगार के लिए धन मुहैया नहीं हो पाता है। और राजनीतिज्ञों और अधिकारियों में जवाबदेही का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कोई भी जवाबदेह इस अतुलनीय धन का जो अन्य माध्यमों से किया जाता है उसके प्रति किसी की कोई जवाबदेही दिखाई नहीं देती है। स्वरोजगार के न होने का एक मुख्य कारण है सामाजिक भेदभाव की प्रवृत्ति। सबसे बड़ी बात है जो मैंने पहले भी कहा, स्वयं को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, ये सामाजिक भेदभाव है। और ये बहुत ही प्राकृतिक है कि जिस कार्य को मनुष्य सोचेगा कि हीन कार्य है, उस कार्य को नहीं करना चाहेगा। ये जो हीनता की भावना है और श्रेष्ठता की भावना है, इसे शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अगर आज की तारीख में हम देखेंगे
बाकी देशों के अंदर, यूरोपीय देशों के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके वहाँ उन देशों के अंदर किसी भी कार्य को हीन नहीं समझा जाता है, अपितु जो कार्य ज़्यादा मेहनत वाला है, जिसमें शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है, उसको श्रेष्ठ कार्य भी समझा जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है, सामाजिक भेदभाव शिक्षा के माध्यम से दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सामाजिक भेदभाव की वजह से ही लोग स्वरोजगार की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जन्म किसी ने भी अपनी मर्जी से नहीं लिया है, ना तो किसी धर्म में, ना जाति में, और इस वजह से कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तो ये उसकी मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि कोई भी कर्म छोटा कर्म नहीं है। भारतीय समाज ने इसको दिखा दिया है कि बहुत ही गरीब परिवारों में जन्म लेके जाति के माध्यम से भी अगर हम देखें तो कबीरदास, दादू, पलटू, कृष्ण, रविदास, ये सब लोगों ने बहुत ही गरीब परिवारों में जन्म लेके बहुत ही ऊंचाइयों तक ये लोग गए हैं और समाज में एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। जो मनुष्य ज्ञान की वजह से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तो वो उसकी मूर्खता है, क्योंकि वो उसकी अज्ञानता ही उसको श्रेष्ठ समझने के लिए मजबूर करती है। तो ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है, समाज के अंदर से हर प्रकार के भेदभाव को स्कूल की शिक्षा के माध्यम से नहीं, सामाजिक शिक्षा के माध्यम से हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने की जरूरत है। शिक्षाएं स्कूल और यूनिवर्सिटीज में ख़त्म नहीं होती, शिक्षा जो है समाज में अनवरत चलती रहती है और अनवरत चलते भी रहने चाहिए। और ये सामाजिक भेदभाव की प्रवृत्ति जो स्वरोजगार में बाधक बन रही है, इसको भी दूर करने की जरूरत है। शिक्षा के अभाव में किसी भी नए कार्य के प्रति लोगों के मन में डर रहता है, लोगों को ज्ञान नहीं रहता है। अज्ञानता ही जो है वो भय का मुख्य कारण है, ये समझने की जरूरत है। कोई भी कार्य कठिन कार्य नहीं है, हमें ये समझने की जरूरत है। कोई भी चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो गलत शिक्षा हो जाती है, और कोई भी चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है वो सही शिक्षा हो जाती है। तो हमें सही शिक्षा लेनी है और गलत शिक्षा नहीं लेनी है। मनुष्य दो कारणों से कर्म करता है, एक तो भय की वजह से और एक लालच की वजह से। भय ये है अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो भूखा मर जाऊँगा। लालच ये है कि मैं बड़ा कर्म कर रहा हूँ और बड़ा कर्म करने की वजह से दूसरों से श्रेष्ठ दिख जाऊँगा। तो इस भय और लालच से रहित होकर कर्म करने की भावना इस देश के अंदर डालनी है, इस समाज के अंदर डालने की ज़रूरत है। तो हमें समझना पड़ेगा कोई भी शिक्षा, किसी भी प्रकार की शिक्षा जो हमें जीवनोपार्जन में सहायता करे, बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो वो जो शिक्षा है वो उत्तम शिक्षा है और वो कार्य भी उत्तम है। स्वरोजगार करने वाले जो स्वरोजगार करना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई निवेश की पूंजी का अभाव है। इसके लिए हमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखना पड़ेगा कि कुल एनपीए जो बैंक जो लोन देते हैं, जो धन मुहैया कराते हैं किसी भी कार्य के लिए, उनका नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है वो 2014 और दिसंबर 2017 के बीच में 7,23,513 करोड़ रुपए, यानी कि ये वो धन है जो व्यापारी लोग सरकार से लेके, बैंकों से लेके विदेश भाग गए हैं या असमर्थता जाहिर कर दी है कि अब वो ये धन लौटा नहीं सकते हैं। ये बहुत एक गलत ही परिपाटी है कि किन्हीं व्यक्तियों को असीमित धन उपलब्ध करा दिया जाता है बिना उनकी क्रेडिट को देखे हुए, बिना उनके पैसे लौटाने के सामर्थ्य को देखे हुए। तो सरकार को इसके बारे में निश्चित रूप से नीति बनानी पड़ेगी कि जो स्वरोजगार के लिए धन जो निचले तबके के लोग हैं उनको मुहैया कराया जाए। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आते हैं उनको बैंकों के अंदर ज़बरदस्ती बुला के ऋण दे के उन्हें विदेश न भगाया जाए। इसके अंदर सत्ता और पद का बहुत दुरुपयोग चलता है, और ये दुरुपयोग होने की सबसे बड़ी ये वजह है कि जो आम जनता है उनमें शिक्षा की कमी है, और इस शिक्षा की वजह से आपके हक को, गरीब लोगों के हक को अमीर लोग मार लेते हैं। सरकार बहुत कोशिश करती है, दिखाती है, कोशिश कम करती है और दिखाती ज़्यादा है कि वो सबसे निचले तबके के व्यक्ति के लिए काम कर रही है, परंतु साथ वो देती है पूंजीवाद का, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका साथ देती है। समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य एक बहुत बड़े संतुलन को लाने की जरूरत है। इसके ऊपर हम फिर वार्तालाप करेंगे कि समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य किस प्रकार से संतुलन लाया जाए। अंत में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वरोजगार करने के लिए जो भी नवयुवक
आगे बढ़ते हैं उनको मित्रों का और समाज का सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी नया कार्य कोई करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सबसे पहले परिवार वाले ही विरोध करते हैं, जबकि परिवार वालों को उसका सहयोग करना चाहिए। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर परिवार से या समाज से कोई व्यक्ति कोई नया आइडिया लेके, कोई नए विचार लेके कुछ नया स्वरोजगार करता है, तो न केवल उसका अपितु उसके चारों तरफ जो समाज होता है उस समाज का भी उत्थान होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो यूरोप, अमेरिका, चीन के अंदर हम ये देखते हैं कि पूरे समाज का एक साथ उत्थान हुआ है। गरीब देश जो हैं, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या भारत भी अपना, इनके अंदर आप देखेंगे कि कुछ एक क्षेत्रों के अंदर कुछ एक व्यक्ति अरबपति खरबपति बने हुए और बाकी समाज के अन्य लोग गरीब के गरीब ले रहे हैं। तो जो भी कोई व्यक्ति अगर हमारे समाज के अंदर स्वरोजगार करना चाहता है तो ये नैतिक जिम्मेदारी मित्रों की और समाज की बनती है कि उसका सहयोग करें। अगर वह धन का अर्जन करता है तो निश्चित रूप से उस पूरे समाज को फायदा पहुंचता है। आप अपने गांव के अंदर, आप अपने शहर के अंदर अगर कोई मित्र स्वरोजगार करना चाहता है तो निश्चित रूप से उससे प्रेरित करें, उससे आपका पूरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पूरे समाज का उत्थान आसान है बजाय कि व्यक्तिगत उत्थान के, क्योंकि व्यक्ति अकेला कितना कार्य कर पाएगा। अगर उसको पूरा समाज का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति का भी उत्थान होगा और समाज का भी उत्थान होगा। मैं यहाँ कहता हूँ व्यक्तिगत उत्थान और सामाजिक उत्थान एक दूसरे के पूरक हैं। एक उन्नत समाज के अंदर कम गरीब लोग रहेंगे और एक गरीब समाज के अंदर अगर कोई धनी एक व्यक्ति है तो उसे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि उसका धन शक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है संपूर्ण समाज का उत्थान होना। इसलिए जो भी व्यक्ति स्वरोजगार करना चाहता है उसका निश्चित रूप से उसका सहयोग करें और उसका साथ दें। यह एक बहुत ही लंबा विषय है और आज का वीडियो भी लंबा बन गया है। हम प्रयास करेंगे इसके ऊपर और वार्ता करने की। धन्यवाद।